तो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो अपने फियांसे और उसके अडॉप्टेड सिस्टर को साथ में बेड पे देखती है। अब ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लगता है, वो चाहती भी है कन्फ्रंट करने के लिए, पर उसका फियांसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जो यू है यानी कि उसकी अडॉप्टेड बहन, वो कुछ मेडिसिन ले ली थी तो बस वो उसका हेल्प कर रहा था काम डाउन होने के लिए, और उसके बाद तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा ही। पर अब हमारी हीरोइन को इससे कोई मतलब नहीं था। वो अपना एंगेजमेंट फोटो फाड़ती है वहाँ पे और ये रिश्ता यहीं पे खत्म करके चली जाती है। पर जाती कहाँ है, तो वो जाती है बार में अपना दिल थोड़ा हल्का करने। ड्रिंक करती है, साथ में रोती भी है, और साथ में उसकी फ्रेंड तो थी ही जो कि उसके फियांसे की कजन थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और इतना काफी था। तो अब शूनिंग की फ्रेंड उसको शांत करती है। जी हाँ, हीरोइन का नाम शूनिंग था और अब शूनिंग को मेल मॉडल चाहिए था। तब उसकी फ्रेंड भी उसको लेके जाती रहती है मेल मॉडल के पास। वैसे बहुत ज्यादा ड्रंक थी शूनिंग। उसी चक्कर में वो एक आदमी से टकराती है और वही थी इस कहानी की हीरो। तो अब थी तो वो काफी नशे में, तो वो तो उनको पहचान नहीं पाती, बस चिपके जा रही थी। पर उसकी फ्रेंड तो होश में थी, वो पहचान जाती है। और वो थे कौन, तो वो तिंगशुआन के अंकल थे, यानी कि सोनिंग के फियांसे के अंकल। जी हाँ, उसके फियांसे का नाम तिंगशुआन था। तो अब उसकी फ्रेंड तो जबरदस्ती उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगती है, पर नहीं, वो तो चिपकी ही जा रही थी अंकल से। अब इस टाइम पे जैसे तैसे करके उसकी फ्रेंड उसको अलग करती है। देन हमारे हीरो यानी कि लूसियान पूछते हैं उसकी फ्रेंड से कि इतना ड्रिंक क्यों की है, जिस पे उसकी फ्रेंड बताती है सब कुछ, कि कैसे उसका फियांसे उसको चीट किया है अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ और इसलिए वो ब्रेकअप भी कर चुकी है। अब ये सुन के वो कहते हैं कि इसको तो बहुत दिन पहले ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। इतनी देर तक तो वो भी अपना हाथ छुड़ा के फिर से उनसे लिपट जाती है और चिपकने भी लगती है। अब इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि रहने दो, मैं ही इसे घर छोड़ दूंगा। अब इतना पे वो समझ जाती है कि स्कूल टाइम से ही उनकी क्रश पे सोनिंग थी, और वैसे वो दोनों बहुत अच्छे कपल लग भी रहते, तो किसी को क्या ही दिक्कत होगा। वो तो और बहुत खुश हो जाती है। पर हाँ, लगे हाथ तो उसके अकाउंट पे ढेर सारा पैसा वो जरूर भेज देते हैं उसको अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए, और साथ में ये बात किसी को भी ना बताने के लिए फिलहाल। तो वो उसको रूम पे लेके जाते हैं। वो तो उसको आराम से सुला देते हैं और हाँ, उसके लिए हैंगओवर सूप भी मंगवाते हैं। पर उसको कहाँ ही कंट्रोल था खुद पे, वो तो खुद ही चिपकी जा रही थी उनसे। हाँ, वो पहले ट्राई करते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने का, पर जब वो ही उनको किस की जा रही थी तो फिर वो पीछे कैसे हट सकते थे। तो अब वो नाइट तो वो दोनों साथ ही स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे सबसे पहले नींद खुलता है सियान का, और वो सोनिंग को देख के सोचते हैं कि सबसे पहले मैंने ही तुम्हें देखा था, पर सीनियर होने की वजह से मैं तुम्हें और तिंगशियान को सिर्फ देख सकता था साथ में, और कुछ कर नहीं सकता था। पर फाइनली भगवान ने तुम्हें मुझे दे दिया। इस पॉइंट पे हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो डूब रहे थे अपने कॉलेज टाइम पे, और वही आई थी उनको बचाने। पर उन लोगों के बीच कुछ बात नहीं हो पाया था क्योंकि उसके पापा आके उसको लेके चले गए थे वहाँ से। तो अब जब यही सब प्रेजेंट में वो सोच रहे थे, इतनी देर में सोनिंग हिलना शुरू कर देती है, जिससे उनको लगता है कि शायद इसका नींद खुलने वाला है, और नींद खुलते ही वो एम्बेरस फील ना करे, इसीलिए वो सोने का नाटक करने लगते हैं। तो अब एज एक्सपेक्टेड वो उठती तो है, बगल में उनको देखती भी है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि लूसियन अब्रॉड रहते थे और वो कब यहाँ आ गए और सीधे उसके बेड पे। और वैसे भी उसको पता था कि लूसियन के नाम पे ही सारा एसेट्स है उस फैमिली का। तो अब वो नहीं चाहती थी कि वो उनसे पकड़ी जाए, इसलिए वो भागने की फिराक में थी। पर नहीं, वो तो जगह में थे, वो उसको रोक लेते हैं। अब उसको अजीब तो बहुत लगता है, पर वो फिर भी कहती है कि कल बहुत ज्यादा ड्रंक थी मैं। वो कहते हैं इसका क्या मतलब, तुम ड्रंक थी ये बोल के बस अपना पलड़ा झाड़ोगी क्या। अब वो कुछ बोले इससे पहले वो खुद ही सोच लेते हैं कि इसको एम्बैरेस फील नहीं कराना चाहिए। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तिंगशुआन से। वो कहती है हाँ, पर आपको किसने बताया। वो कहते हैं याओ बताई थी, मतलब उसकी फ्रेंड का नाम था। और क्यों वो ड्रिंक की ये भी रीजन उनको पता था, तो वो भी बता देते हैं। अब उनकी ये बात सुन के शोनिंग को लगता है कि कहीं इनको ऐसा ना लगे कि मैं इनको सीड्यूस करने के लिए ड्रिंक की थी। अब यही सब सोच के वो कहती है कि कल जो भी हुआ ना, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। इतना बोल के फटाफट से अपना कपड़ा लेके भागती है वो वहाँ से। अब रेडी होके फिर से चोरी छुप के भागने लगती है वहाँ से, पर वो उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। अब वो तो मना कर रही थी, साथ में उनको अंकल भी बोल रही थी, जिसपे वो कहते हैं कि तुम अभी भी मुझे अंकल बोलोगी, तुम मुझे ब्रदर बोल सकती हो, और शादी के बाद तो हस्बैंड। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके कार पे। वो उनसे पूछती है कि आपसे तो बहुत लोग शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर मैं ही क्यों। वो कहते हैं क्योंकि पर मैं पसंद करता हूँ, ये अपने मन में ही कहते हैं, उसको नहीं कहते। और इतना बोलकर उसके करीब जाते हैं तो वो तो उनको दूरी करने लगती है, जिस बात पे वो उसको कहते हैं कि अब तुम मेरी हो तो तुम तिंगशुआन से जल्दी से डिवोर्स लो, वरना मेरा पेशेंस चला जाएगा। तो अब क्या, वो चाहती है जिस घर में वो तिंगशुआन के साथ रहती थी वहाँ जाके अपना एंगेजमेंट का फोटो तोड़ देती है, अपना रिंग भी फेंक देती है और वहाँ से निकल जाती है अपना सामान लेके। अब इधर रात में तिंगशुआन जब घर पे आता है तो ऑब्वियसली उसको शोनिंग नहीं मिलती। वो उसको कॉल भी ट्राई करता है पर उसका कॉल नहीं लगता, पर फिर भी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि माफी तो मैं इससे मंगवा के रहूंगा, गॉड नोस क्यों। अब उसी टाइम पे उसको उसके दादाजी का कॉल आता है और वो उसको डांटने लगते हैं कि तुम अभी तक अपना मैरिज सर्टिफिकेट ग्रुप में क्यों नहीं पोस्ट किए हो। अब वो मैरिज
मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक लिया ही नहीं था शूनिंग के साथ, तो पोस्ट क्या करेगा, यही बात वो दादाजी को कहता है। तो दादाजी कहते हैं कि जितना जल्दी हो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेने के लिए, और साथ में ये भी कहते हैं कि कल मेरा बर्थडे है तो शूनिंग को आने के लिए कहना मत भूलना। तो अब कहने के लिए तो वो बोल देता है कि ठीक है, पर उसको शूनिंग मिले तब ना। तो अब कॉल करने के बाद वो शूनिंग को मैसेज करता है कि कल दादाजी का बर्थडे है तो आ जाना। अब वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है तो वो उसको कॉल करता है। वो कॉल पिकअप करती है तो सेम बात वो उसको कॉल पे बोलता है। वो कहती है तुम चले जाना और मुझे वहाँ जाने का फी भेज देना, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अब मन तो उसको भी नहीं था पैसा भेजने का, पर फिर भी उसको भेजना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अब इधर इसके पास पैसा तो आ जाता है, पर इसका सिर्फ पैसा ही रीजन नहीं था दादाजी के बर्थडे पार्टी में जाने का, और भी रीजन था, और वो ये कि दादाजी इससे हमेशा अच्छे से बिहेव किए थे, तो फिर उनके बर्थडे पार्टी पे ना जाके उनका पार्टी क्यों खराब करना। तो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके गेट पे नॉक होता है। वो जाके चेक करती है ऑब्वियसली, तो पता चलता है कि सियाना में है। वो हाल ही फिलहाल में इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो बहुत सारा सामान नहीं लाई होगी, तो वो सुपरमार्केट गए थे तो उसके लिए लेके आए। अब ये सब तो सिर्फ बहाना था जो वो उसको कहते हैं यहाँ आने का, पर फिर वो कहते हैं कि तुम कल पुराने घर जाने वाली हो ना पार्टी में। वो कहती है हाँ, जिस पे वो कहते हैं कि ध्यान रखना तिंगशुआन से दूर ही रहना। अब वो कुछ आगे बोले इससे पहले वो उसको खुद ही रीजन बताते हैं। वो कहते हैं क्योंकि मुझे जलन फील होता है, और बस इतना कहने का देरी था कि वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, शुरुआत में वो उनको दूर करती है पर फिर नहीं करती। तो अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। वो आती है रेडी होके दादाजी के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। ऑब्वियसली तिंगशुआन उसको लेने के लिए आया था, तो पहले वो क्वेश्चन करता है उसके ड्रेस के ऊपर। लाइक वो कहता है कि तुम ऐसा ड्रेस पहनी हो कि सबका नजर तुम्हारे ऊपर रहेगा। इस बात पे वो कहती है कि मैं फ्यूनरल में नहीं जा रही हूँ, तो ऐसा ड्रेस पहनना नॉर्मल है। अब ये बात तो यहीं खत्म हो जाता है, पर फिर वो उससे कहता है आगे बैठने के लिए कार में, क्योंकि वो ड्राइवर नहीं है। पर वो कहती है कि जो सीट किसी और के लिए उस पे मैं नहीं बैठ सकती, और अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं जा रही हूँ। अब ऑब्वियसली वो उसको जाने नहीं दे सकता था, तो वैसे ही वो उसको लेके आता है पार्टी में। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद वो अपना हाथ पकड़ने के लिए उसको जरूर कहता है, पर वो पकड़े इससे पहले वापस सियान आ जाते हैं और वो उसको देखते भी रहते हैं, जो कि वो भी देख लेती है। तो वो डेफिनेटली नहीं पकड़ती, वो उससे डिस्टेंस मेंटेन ही करके रखती है। पर ये बात तिंगशुआन को थोड़ी पता था। वो तो झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़ा के जल्दी से अपना हाथ साफ करती है हैंकी से, एंड देन हाथ में हैंकी बांध के ही उसका हाथ पकड़ के अंदर जाती है, क्योंकि अभी अपने बारे में कुछ भी एक्सपोज नहीं करना था उसको, तो इतना तो करना पड़ेगा ही। अब अंदर जाती है तो तिंगशुआन चला जाता है ऐसे ही किसी से बात करने के लिए, और उसको घेर लेते हैं कुछ लोग। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, काइंड ऑफ बोलते हैं कि ये तो तिंगशुआन से अपना रिश्ता खत्म करके चली गई थी ना, फिर किस बात का नाटक करने के लिए यहाँ पे आ गई है। और ऐसे ही कर करके बोलने लगते हैं कि तिंगशुआन के पास पैसे हैं तो वो उसको छोड़ नहीं सकती है। पर वो अभी भी अपने बात पे अड़ी हुई थी कि उसको तिंगशुआन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये बात बोलती है, उस टाइम तक तिंगशुआ भी आ जाता है, और वो वैसे यू के साथ ही आया था। तो वो कहता भी है उसको कि तुम क्या बोली, तुम मुझे पसंद नहीं करती है। अब साथ में यू भी उसको बोलने लगती है कि तुम उस दिन जो भी देखी तुम उसके लिए अभी भी गुस्सा हो। इन शॉर्ट दोनों अपने अपने एंड से सुनिंग को ही सुनाए जा रहे थे। इस पॉइंट पे वहाँ पे सियान आके कहते कि हाँ, ये बोली कि ये तुम्हें पसंद नहीं करती। अब वो तिंगशुआन के अंकल थे तो उसको तो लिमिट में ही रहना था, और ये सब सच पता भी नहीं होने देना था। तो वो बस कहते थे कि नहीं नहीं, हम लोग बस मजाक कर रहे ना। अब शोनिंग कुछ नहीं बोलती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कंफर्म करने लगता है, पर वो गुस्सा जाती है। वो हाथ छोड़ने के लिए कहने लगती है, पर वो छोड़ता ही नहीं है। इस बीच में सियान को फिर से उस पर चिल्लाना पड़ता है, हाथ छोड़ने के लिए कहना पड़ता है, तब जाके छोड़ता है वो। तो फिर टॉपिक चेंज करने के लिए वो कहता है चलो दादाजी को गिफ्ट देते हैं, तो वो भी जाती है उसके साथ। तो अब दोनों गिफ्ट तो दे देते हैं, पर फिर से दादाजी उन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उनका शादी 1 महीना में होने वाला था। तो दादाजी के हिसाब से वो लोग जितना जल्द से जल्द ले ले तो अच्छा रहेगा। अब इस टाइम पे सुनिंग तो सबको सच बताने वाली थी, पर तिंगशुआ उसको रोक लेता है। वो कहता है कि हाँ, परसों मैं आ रहा हूँ ना बिजनेस ट्रिप से, तो फिर ले लूंगा। और लगे हाँ तो सुनिंग को भी कह देता है कि आज दादाजी का बर्थडे है, तो इनको ये सब कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। अब उस टाइम तक चाय लेके यू भी वहाँ पे पहुंच जाती है, और वो जानबूझ के उसके ऊपर गिरा देती है चाय। ऑब्वियसली उन लोग को ऐसा तो नहीं लगा था कि जानबूझ के गिराई थी, पर हमें तो पता है ना। तो अब सुनिंग चली जाती है चेंज करने के लिए, पर हाँ, दादाजी के रिएक्शन से ये जरूर पता चल रहा था कि वो यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इधर ये सारा नजारा सियान भी देख रहे थे। इधर वो जाती है गेस्ट रूम में, उसको कपड़ा ला के दिया जाता है। वो नहा के आ भी जाती है, पर तब उसके गेट पे कोई आता है, जो कि गेट पे नहीं रूम के अंदर आ जाता है, और वो कोई और नहीं सियान थे। अब वैसे उनको अंदर जाते एक लड़की देखी थी, तो वो गेट के बाहर से सुनने की कोशिश करने लगती है कि हो क्या रहा है। अंदर वो जाके उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना तिंगशुआन से दूर रहने के लिए, अब अगर तुम ऐसा नहीं किए तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा ही। अब इस पॉइंट पे वो तो बहुत घबरा गई थी कि बाहर पता नहीं कौन होगा, अगर वो लोग पकड़े गए तो। पर सियान के दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था, वो तो उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। वो उसको पकड़ के किस किए जा रहे थे। इतनी देर में उन लोग को पता चल जाता है कि जो बाहर था वो चला गया, तो वो उसको उठा के बेड पे लेटा देते हैं। इतनी देर में फिर से गेट नॉक होने लगता है, और तब पता चलता है कि वो लड़की सारी बातें जाके तिंगशुआन को बताई थी कि एक आदमी को वो सुनिंग के रूम में जाते देखी है। तो बस
बस इस टाइम गेट पे वही लोग नॉक कर रहे थे। अब शूनिंग तो इतना डर गई थी, वो उनको छिपने के लिए कह रही थी क्योंकि रूम में कोई आ सकता था। वो कहते हैं कि हाँ गेट टूटा हुआ है तभी तो मैं आया ना। अब ये सुन के तो वो और हड़बड़ा जाती है, वो उनको लेके जाती है छिपाने के लिए। इतनी देर तक वो लोग आ जाता है रूम में, तो अब वो उनको जल्दी से बाथरूम में लेके जाके छिपा देती है और खुद भी चली जाती है। वैसे अब उस टाइम पे उनका तो मन कर रहा था कि उन दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक कर दे वो, पर नहीं, वो मना करती है। वो कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप मिस्ट्रेस कहलाएंगे और ये बोला जाएगा कि मैंने जानबूझ के आपको सीड्यूस किया, पर ये सच नहीं है। तो अब वो खुद ही पूछते हैं कि अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, जिस पर वो कहती है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए छिप जाइए। अब वो इतने अच्छे खासे कंपनी के सीईओ थे, ऐसे किसी के बाथरूम में छिपे रहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो इसके बदले तो कुछ उसको देना पड़ेगा। और क्या, वो तो आप जानते ही होंगे ना, और अगर नहीं जानते तो खुद ही देख लीजिए। इधर तिंगशुआन पागलों की तरह गेट पे नॉक किए जा रहा था, चिल्ला रहा था और फाइनली अंदर घुस ही जाता है तोड़ के, पर वहाँ पे शूनिंग के अलावा और कोई नहीं मिलता उन लोग को। तो अब ऑब्वियसली वो दोनों में से कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था शूनिंग पे, तो वो लोग बाहर चला जाता है। तो अब उन लोग के जाने के बाद वो राहत का सांस लेती है। तब वहाँ पे सियान आते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब तुम क्यों की। वो कहती है मैं बस इतना चाहती थी कि कोई आपको मिस्ट्रेस ना समझे। वो कहते हैं तो इसके लिए एक काम करो, तिंगशुआन से अपना शादी कैंसिल कर दो। वो कहती है पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि अपना एंगेजमेंट तोड़ने के बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। अब इस बात को वो ऑब्वियसली बहुत धीरे बोलती है ताकि वो ना सुने, क्योंकि अभी उसको बात बढ़ाना नहीं था, उसको बस भेजना था उनको वहाँ से। पर पहले वो थोड़े न जा सकते थे, वो पहले चेंज करती है, जाती है बाहर, क्योंकि तिंगशुआन और यू अभी भी बाहर ही थे। अब यू तो हमेशा भोली बेचारी बनने का एक्टिंग करते रहती है और उसका बकवास सुनने में शूनिंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो उसको हमेशा कुछ न कुछ बोल देती है, जिस वजह से तिंगशुआ अभी उसको कहता है यू से माफी मांगने के लिए, जो कि डेफिनेटली वो नहीं मांगती और वो काफी गुस्सा भी जाती है। वो उसको क्लियर करती है कि वो यहाँ पे दादाजी की खुशी के लिए आई है, ना कि उसके लिए, और वो उसे ब्रेकअप कर चुकी है, तो ये बात वो याद रखे। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उन लोग के फैमिली डिनर पे। अब्रॉड से बहुत दिन बाद सियान आए थे, तो तिंगशुआन की मम्मी सोनिंग का इंट्रोडक्शन करवाती है सियान से। अब वो तो उनको जानती थी ना, पर फॉर्मेलिटी के लिए हेलो हाय बोल देती है उनको। तो अब ऐसे ही समय बातें बातें होना शुरू होता है। वो जानबूझ के तिंगशुआन से पूछते हैं कि मैंने सुना था कल तुम और सोनिंग मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए, और वैसे मैं तुम लोग का शादी अटेंड करने आया हूँ। जिस पे दादाजी कहते हैं कि नहीं, अभी तक इन लोगों ने नहीं लिया है, पर ये लोग परसों लेंगे और नेक्स्ट मंथ शादी है। अब ये सब बात जब चल ही रहा था, तब यू से ग्लास गिर जाता है और उठाने के बहाने उसका हाथ भी कट जाता है। तो अब बैंडेड लगाने के लिए फिर से तिंगशुआन उसको लेके चला जाता है अलग। इधर ये सब चीज देख के दादाजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस पॉइंट पे सियान उनको कहते हैं कि अगर इन लोग का शादी अच्छा से नहीं चला ना, तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, पर क्या, ये अभी नहीं बताते। तो अब ऐसे ही सभी में बातें होने लगती है, पर शूनिंग को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि सियान उसको उस टाइम खाना भी सर्व कर रहे थे, तो अब वो कोई भी काम का बहाना करके बस वहाँ से जाने के फिराक में थी। पर सियान उसको उस टाइम भी अकेला नहीं छोड़ते, वो भी कोई ना कोई काम का बहाना करते ताकि वो उसको घर पहुँचा पाए। अब कुछ न कुछ अपना काम दोनों को ही था, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। पर इतना तो आप भी जानते हैं ना कि उन दोनों को ऐसा कोई काम नहीं था। वो लोग साथ में जाते हैं घर, साथ में खाना भी बनाते हैं और साथ में खाना खाते भी है। तो अब खाना खाते खाते वो उससे कहते हैं कि तुमको पता है ना, तुम्हारा बात तिंगशुआन सीरियसली नहीं ले रहा है, और अब तो पार्टी भी खत्म हो चुका है, तो तुम कब अनाउंस करोगी अपना एंगेजमेंट कैंसिल करने वाला बात। अब उनकी ये बात सुन के उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रहा था कि लू फैमिली से मैं अपना सारा रिश्ता खत्म कर लूंगी, यानी कि तिंगशुआन के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद वो सियान से कोई रिश्ता नहीं रखने वाली थी। पर ये बात वो उनको बताती नहीं है। वो कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं आंटी से बात कर लूंगी, यानी कि तिंगशुआन की माँ से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो अपने बिजनेस ट्रिप से भी आ गया था और वो अब चाहता था कि शूनिंग उसकी माँ से मिले, क्योंकि उसकी माँ ढूंढ रही थी शूनिंग को, और लगे हाथ तो वो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेगा। पर वो उसको फिर से क्लियर करती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उस पर गुस्साया जा रहा था, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया था और उसको जबरदस्ती खींचते हुए अपने कार में बिठा देता है, और ये सारा चीज हमारे सियान भी देख लेते हैं। अब गुस्सा तो उनको बहुत आता है, पर फिर भी वो अपने आदमी को कॉल करके कहते हैं कि उनके भतीजे का उंगली उसके बस में नहीं है, तो उसका उंगली तोड़ दिया जाए। इधर तिंगशुआन फाइनली सुनिंग को अपनी माँ के पास ले ही आया था। वैसे उसकी माँ चाहती थी कि साथ में आज वो लोग डिनर करें बस। अब इस टाइम पे तिंगशुआन को फिर से मैसेज आता है यू का कि उसके लिए लड़का देखा जा रहा है। अब ये मैसेज देखे तो वो तुरंत निकल जाता है उसके पास के लिए। हाँ, उसकी माँ चाह रही थी रोकना, पर सुनिंग ही कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आपसे बात करना है। उसकी माँ फिर भी ट्राई करती है समझाने का कि यू उसकी एक बहन ही है, और वैसे भी शादी के बाद वो ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा। पर सुनिंग को अब इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो सीधे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ, उसने आपको बताया नहीं क्या। अब ये बात तिंगशुआन की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि शादी सर पे था और ऐसे वो मना कर रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो रीजन भी पूछती है, पर इस बात का रीजन वो कुछ भी नहीं देती। वो बस कहती है कि हमारा एंगेजमेंट का बहुत साल हो चुका है और मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इस रिश्ते को खत्म करना
ही बेस्ट रहेगा। अब ये सब सुन के भी तिंगशुन की माँ का रिएक्शन वही था, मतलब वो उसको समझाने पे ही लगी हुई थी और ये चीज शूनिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कह देती है कि आप दादाजी से कह दीजिएगा कि मैं शादी में नहीं आऊंगी, इतना बोल के वो चली जाती है। पर उसके जाने के बाद तिंगशुन की मम्मी कॉल करती है शूनिंग के पापा को और बहुत गुस्सा में कहती है कि तुमको तुम्हारे कंपनी के लिए कैपिटल चाहिए या नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शूनिंग पे। वो बाहर जाती है। अब रात तो काफी हो गया था, उसको उस टाइम नहीं कोई कैब मिल रहा था और न ही उसके फोन में बैटरी था, पर उसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता क्योंकि सियान वहाँ पे आए हुए थे, उसी का वेट कर रहे थे। क्योंकि वो देख लिए थे तिंगशुन को उसको लेके जाते हुए। वैसे वो थोड़ा ड्रामा करती है कि मैं खुद से चली जाऊंगी, पर वो उससे अच्छे से पूछते है कि 15 किलोमीटर है यहाँ से, तुम श्योर हो तुम चली जाओगे? अब डेफिनेटली वो जाके कार में बैठ जाती है। तो वो ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। रास्ते में वो पूछते भी है कि भाभी से क्या बात हुआ क्या नहीं, पर वो कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो बस उनको इतना कहती है कि मैं तिंगशुन से रिश्ता तो खत्म कर ही लूंगी, पर डिवोर्स के बाद मैं आपसे भी शादी नहीं करूंगी। अब उसका ये बात सुन के उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो लोग तुम्हारे साथ गलत किए, मैंने तो कुछ नहीं किया, और इतना बोल के उसको किस भी करने लगते हैं। पर वो अभी भी अपने बात पे अड़ी हुई थी कि डिवोर्स के बाद वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। इस पर वो भी कुछ नहीं बोलते। इधर सुनिंग के पापा को तो पता चल ही गया था कि सुनिंग लू फैमिली से अपना रिश्ता खत्म कर दी है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वैसे ये रिश्ता दोनों फैमिली की बड़ी मिलकर डिसाइड की थी, यानी कि सुनिंग की दादी और तिंगशुन की दादी। और बात ये भी था कि अगर लू फैमिली से रिश्ता खत्म हो जाएगा तो इन लोगों के कंपनी में कैपिटल इंजेक्ट नहीं हो पाएगा, और ये सबसे बड़ा रीजन था उनके गुस्सा होने का। तो अब इसी बात से सुनिंग के पापा परेशान थे। इस पॉइंट पे उनकी दूसरी बेटी यानी कि सुनिंग की स्टेप बहन उनको आइडिया देती है कि सुनिंग अपनी दादी से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो अगर दादी का बहाना करके उसको घर पे बुलाया जाए और शादी के दिन तक बंद करके रखा जाए तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उनको भी ये आइडिया अच्छा ही लगता है। वैसे इधर वो उसको सेफली घर पहुंचा देते हैं और चले जाते हैं। तभी उसके फोन पे कॉल आता है उसके पापा का, और जैसा कि वो लोग डिसाइड किए थे, दादी माँ के हेल्थ का बहाना करके बुला लेते हैं उसको घर। वो भी हड़बड़ाती हुई भागती है घर के लिए। अब घर आके अपने पापा से पूछती है कि दादी कहाँ है। इतनी देर में तो उसकी बहन उसको बेहोश कर देती है। अब नेक्स्ट उसका आँख खुलता है। वो अपने पापा से पूछती है कि वो करना क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली वो चाहते थे कि वो तिंगशुन से शादी कर ले, पर वो मना करती है। इस बात पे तो उसको मार भी खाना पड़ता है, पर कोई और ऑप्शन था नहीं। उसके पापा बस कहते हैं कि जब तक शादी का दिन नहीं आ जाता वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। इतना बोल के वो तो चले जाते हैं, पर उसकी बहन तो उससे फोन तक छीन लेती है ताकि वो किसी से कांटेक्ट न कर पाए। इधर तिंगशुन अभी भी था यू के पास, क्योंकि ऑब्वियसली उसको किसी और से शादी नहीं करना था। यही सब बातें वो तिंगशुन को कह रही थी, और तिंगशुन तो वैसा था ही जो उसका हर बात माने, तो वो उसको कंफर्ट कर रहा था। तो ये सब बात करने के बाद वो यू को भी सोने के लिए भेज देता है और खुद भी वहीं रह जाता है। जब नेक्स्ट डे उसका नींद खुलता है तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। वो सबसे पहले शूनी को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। इधर सियान भी परेशान हो रहे थे उसको कॉल करते करते, पर ऑब्वियस सी बात है फोन उसके पास था कहाँ जो वो उठाएगी। इधर शूनी के पापा उसका फोन लेके आते हैं उसके पास, क्योंकि तिंगशुन का बार बार कॉल आ रहा था और वो तो नहीं चाहते थे ना कि उन दोनों का रिश्ता टूटे, इसलिए बात करवाना तो जरूरी था। पर हाँ, वो शूनी को कहते हैं उसे ढंग से बात करने के लिए, पर जब वो कॉल करता है और वो कुछ बोले इससे पहले यू आ जाती है उससे बातें करने के लिए, तो वैसे तो वो छिपा लेता है यू से कि वो शूनिंग से बात कर रहा है। पर हाँ, शूनिंग तो सुन ही रही थी ना कि वो यू के पास है, इसलिए वो कहती भी है कि जो बोलना है जल्दी बोलो, उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए मेरे पास। तो आपको क्या लगता है तिंगशुन क्या बोलेगा? ऑब्वियसली वो अपना शादी का ही बात करता है, लाइक कब करोगी। अब इस टाइम वो कुछ बोले इससे पहले उसके पापा उसके हाथ से फोन ले लेते हैं, और जो डेट डिसाइडेड था ना फैमिलीज के सामने शादी करने का, उस दिन का बात करते हैं कि उस दिन शूनिंग पहुंच जाएगी वहाँ पे। तो अब तिंगशुन भी टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पापा कहे थे तो ठीक है वो आ ही जाएगी ये मान के। तो वो तुरंत ही निकल जाता है यू के घर से, और ये चीज यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तिंगशुन का शादी हो शूनिंग से। इधर खूब खुश होकर तिंगशुन जाता है अपने घर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लाने के लिए, और अब जाके उसका नजर पड़ता है उनके एंगेजमेंट वाले फोटो पे, जो कि वहाँ था ही नहीं। तो वो फिर से कॉल करता है शूनिंग को, और इस बार शूनिंग बहुत ही गरमाई हुई थी। वो उसको सुना देती है कि वो उससे ब्रेकअप कर चुकी है, तो वो फोटो उसको डस्टबिन में ही मिलेगा। अब ये अलग बात था कि तिंगशुन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था, और वो करता भी नहीं है, सिर्फ गुस्साता ही रहता है। इधर सियान अपने लोगों को बोल देते हैं फाइनली शूनी को ढूंढने के लिए, और उनको पता भी चल जाता है कि उनके पहुंचाने के बाद उसको किसी का कॉल आया था और वो घर से निकल गई थी। इधर शूनिंग तिंगशुन से इतना रूडली बात की थी, तो उसके पापा का उसको डांटना तो बनता है, तो उसको अच्छे से डांट के वो चले जाते हैं, पर फोन ले जाना भूल जाते हैं। इसी टाइम पे सियान का कॉल आ जाता है, तो वो जल्दी से कॉल उठा के बता देती है कि वो कहाँ पे है, और थोड़ी देर में वो आ भी जाते हैं उसको लेने के लिए। अब गेट से चल के तो वो बाहर जा नहीं सकती थी, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था खिड़की। तो वो खिड़की से कूदती है, और हाँ, वो उसको बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं। तो अब वो उसको वहाँ से लेके जाते रहते हैं। तभी उनको एक कॉल आता है, और वो जब बात करते हैं तो इससे सुनी को पता चलता है कि वो अपने स्केड्यूल में काफी बिजी है फिलहाल, पर फिर भी वो उसके साथ है। तो वो खुद ही कहती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी, आप चले जाइए। अब वो कंसर्न तो थे ना कि वो पकड़ी न जाए, तो वो कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी, और साथ में उनको थैंक यू भी बोल
बोलती है, जिससे वो पूछते हुए कि तुम कैसे थैंक यू बोलोगी मुझे। इस बार वो उनको किस करती है अपने मर्जी से, और जब वो वापस खुद से करते हैं तो वो मना भी नहीं करती। लाइक अब फीलिंग्स तो उसके मन में भी आ गया था उनके लिए, तो वो तो उसको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और वो टैक्सी का वेट भी करने लगती है। तभी वहाँ पे यू आती है। अब उस टाइम पे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो यू इस मौका का फायदा उठाने का सोचती है, ऑब्वियसली सोनी को कुचल के। अब एक बार में तो वो ज्यादा इंजर्ड नहीं होती है, तो वो दूसरा बार ट्राई करने का सोचती है, पर तभी एक कार आते रहता है तो वो भाग जाती है वहाँ से। पर उस कार में कोई और नहीं, तिंगशुआन ही थे, तो वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वैसे तो वो ठीक ही थी, पर फिर भी उसको 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। इधर तिंगशुआन बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि अब उसको फील होने लगा था कि सुनिंग सच ही बोल रही है, उसे ब्रेकअप करना चाहती है, और ये चीज उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। कहते हैं ना, इंसान के जाने के बाद उसका वैल्यू समझ में आता है। तिंगशुआन को भी बिल्कुल वही हो रहा था। तो अब ड्रंक था, परेशान था, तो उसके पास आती है यू उसको संभालने के लिए। अब वो आती है तो बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में सुनिंग अपने पापा को कॉल करके बता देती है कि वो तिंगशुआन से शादी नहीं करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो जो भी इन्विटेशन जिसको भी दिए वो वापस ले ले। अब ये बात सुन के वो आगे कुछ बोले उससे पहले सियान लेके कॉल कट कर देते हैं और कहते हैं कि बस जो तुम करना चाहती हो तुम वो बताओ, बाकी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो अब ये सुन के वो उनसे पूछती है कि आप इतने अच्छे क्यों है मेरे लिए। वो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ऑब्वियसली वो इस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाती, पर वो उसको कंफर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुमको जिस चीज का जरूरत पड़े तुम मुझे बता सकती हो, मैं पूरा करूंगा। और बातों ही बातों में क्वेश्चन भी करते हैं कि उसका ये हाल कैसे हुआ, जिसपे वो बताती है कि उसका ये हाल यू की है। इधर तिंगशुआन का नींद खुलता है यू के बेड पे। ऑब्वियसली वो थोड़ा शॉक्ड था, पूछता भी है कि तुम कहाँ सोई थी कल। वो कहीं बेड बहुत बड़ा है तो मैं भी एडजस्ट हो गई थी इसमें, और वैसे मैं शूनी को नहीं बताऊंगी। तो अब इस बात से वो टॉपिक शिफ्ट कर देती है वही एंगेजमेंट तोड़ने वाला बात पे। वो कहती है कि शूनिंग पुराने वाले घर जाने वाली थी एंगेजमेंट तोड़ने वाला बात करने के लिए। अब ये सुन के वो थोड़ा परेशान था ही, तभी वो फोन चेक करता है तो उसपे शूनिंग का मैसेज आया हुआ था कि मैं पुराने घर नहीं जाऊंगी, और तुम अपनी मम्मी को ये भी मत बोलना कि वो इन्विटेशन वापस ले ले। अब ऑब्वियसली ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शूनिंग उससे रिश्ता नहीं तोड़ रही है। तो अब खुशी के मारे वो यू को ही कहता है कि वो जिस रेस्टोरेंट में जाना चाहती है खाने के लिए वो उसको लेके जाएगा। मतलब वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में सियान तो थे ही उसका ध्यान रखने के लिए, साथ में उसकी फ्रेंड भी आ जाती है इतने दिन बाद उसके पास। तो अब सोनिंग अपना प्लान अपनी फ्रेंड को भी बताती है, मतलब क्या करने वाली है ये नहीं बताती है, बस कहती है कि उसका साथ देने के लिए, क्योंकि अब उसको लू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना। वो कम्प्लीटली अपना एंगेजमेंट तोड़ने वाली है, वो भी शादी के दिन। अब देखते हैं कि वो क्या करती है उस दिन। इधर सियान अलग ही बेचैन थे। वो अपने आदमी को कह देते हैं उनके लिए रिंग अरेंज करके रखने के लिए, क्योंकि वो उसी दिन सोनिंग को प्रपोज करना चाहते थे। तो अब शादी का दिन भी आ जाता है, सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं, पर अभी तक सोनिंग नहीं आई थी। सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। तो थोड़ी देर में वो आती है, पर वो ग्रीन ड्रेस पहन के आती है, जो कि उन लोग के शादी में नहीं पहना चाहता था। तो अब इस बात को लेके लोग बातें बनाने लगते हैं। तो अब इसलिए उसको समझाने के लिए तिंगशुआन जाता है स्टेज पे, पर सोनिंग उसका कोई बकवास ऑब्वियसली नहीं सुनने वाली थी। तो वो उससे डायरेक्टली पूछती है कि तुम अपनी अडॉप्टेड बहन को पसंद नहीं करते, यानी कि यू को। अब ये सुन के वहाँ और तमाशा बनने लगता है, और वो चीख चीख के सभी को बताती है कि हाँ कि ये दोनों लवर्स हैं, और विटनेस के तौर पे एक वीडियो भी दिखाती है जब वो 16 साल की हुई थी, तो काइंड ऑफ वो उसको प्रपोज किया था। अब ये सुन के दोनों फैमिलीज को बहुत गुस्सा आता है। सोनी के पापा को तो गुस्सा आता है, पर तिंगशुआन के दादाजी तो बेहोश ही हो जाते हैं, पर फिर दवा देके उनको ठीक कर लिया जाता है। इधर इन सब तमाशा के बीच में सियान को तो अपना रिंग ही याद आ रहा था, मतलब वो भी प्रपोज करना चाह रहे थे उसको, इसलिए तो अब लगे हैं तो सारे लोग चेयर अप करने लगते हैं ताकि तिंगशुआन और यू दोनों साथ हो जाए। मतलब वीडियो में उन लोग को दिखा था ना कि वो उसको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, तो बस इसीलिए। तो अब इस टाइम पे उन दोनों को बधाई देते हुए सियान भी जाते हैं स्टेज पे, और बधाई देने के बाद वो अपना रिंग निकालने लगते हैं, जो कि वो अच्छे से देख लेती है और वो समझ भी जाती है। तो वो जल्दी से कहती है कि मैं यहाँ जो करने आई थी वो मैंने कर दिया, तो अब मैं जाती हूँ। इतना बोल के वो झट से चली भी जाती है वहाँ से। तो वो बाहर जाती है तो वो भी पीछे पीछे जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि मेरा रिंग देख के भागी क्यों। वो कहती है मुझे नहीं पता कौन से रिंग का बात कर रहे हैं आप। तो अब रिंग याद दिलाने के लिए वो उसको फिर से किस कर लेते हैं एज एक्सपेक्टेड। तो वो कहती है कि अगर उस टाइम पे आप मुझे प्रपोज करते तो सभी को ये लगता कि मैंने तिंगशुआन को सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ जानबूझ के किया है, पर ऐसा कुछ भी सच नहीं है। अब वैसे उनको इन सब बात से कोई मतलब नहीं था, पर वो खुद ही पूछते हैं कि तुम चाहती क्या हो। वो कहती है कि मैं बस थोड़ा टाइम चाहती हूँ, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो वापस से इंश्योर भी करती है कि आप सच में पब्लिक नहीं करने वाले हैं इसका मतलब। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है यू पे। वो सोनिंग की सौतेली बहन के साथ बैठी हुई थी, ड्रिंक कर रही थी। ऑब्वियसली इतनी परेशान थी तो ड्रिंक तो करेगी ही ना। तो ड्रिंक करते करते उसको ध्यान आता है दादी माँ का, मतलब सोनिंग की दादी माँ का, क्योंकि सोनिंग अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा अटैच थी। तो अगर उसकी दादी को कुछ हो तो उसको भी तकलीफ होगा, इसीलिए वो सोनिंग की बहन को कहती है कि तुम मुझे लेके चलोगी वो जहाँ भी है। मतलब वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वहाँ जाने का बात करती है वो। इस बात से उसको क्या ही दिक्कत था, कुछ भी
भी नहीं, वो लेके जाती है उसको। थोड़ी देर बाद इधर कॉल आता है शूनिंग को और उसको पता चलता है कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आया है। तो वो भागती है अपनी दादी के पास। रास्ते में वो सियान से बात करते जा रही थी तो दादी के हालत के बारे में उनको भी पता चल जाता है। इधर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, तब पूछती है कि अचानक से उसकी दादी को हार्ट अटैक आया कैसे, जिसपे उसको बताया जाता है कि उसकी जो स्टेप बहन थी वो किसी को लेके आई थी मिलने के लिए और वो लोग मिल के गए हैं और बस उसकी दादी का ये हालत हुआ है। तो वो सीसीटीवी फुटेज देखती है जिससे उसको यू के बारे में भी पता चल जाता है। इधर डॉक्टर आके उसको बताते हैं कि नहीं, वो उसकी दादी को नहीं बचा पाया, इट मींस उनका डेथ हो गया। वो तो बेचारी टूट ही जाती है, पर उस टाइम पे उसको शांति नहीं था। उसके पापा आके उसी को डांटना शुरू कर देते हैं कि वो क्या किया अपनी दादी के साथ। वो कहती है कि ये बात आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए, वो यू को लेके आई थी यहाँ पे। पर उसके पापा कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम एंगेजमेंट नहीं तोड़ती तो ये सब कुछ नहीं होता। अब ये सुन के उसको भी बुरा लगता है तो वो भी अपने पापा को कुछ बोल देती है। इस बात पे तो वो उस पे हाथ उठाने लगते हैं, पर उस टाइम पे सियान आके रोक लेते हैं। अब सियान को वहाँ पे देख के उसके पापा को लगता है कि हो सकता है वो भी सोनी को मजा चखाने आए होंगे, क्योंकि लू फैमिली के मेंबर तो वो भी है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो उसका साइड लेते हैं। और ये देख के फिर से उसके पापा को लगता है कि हो सकता है लू फैमिली अभी भी शादी करने के लिए रेडी है सोनी से, तो इसलिए वो माफी मांग लेते हैं अपनी बेटी से। यही बोल के कि उनकी माँ का डेथ हो गया तो उनको भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, बस इसी वजह से वो कुछ भी उसको सुनाती है। पर हाँ, साथ में ये भी था कि वो सोनी की स्टेप बहन पे कुछ भी बात नहीं आने देना चाहते थे, मतलब उनके हिसाब से उसका कोई गलती नहीं था। तो अब आखिरी बार वो अपनी दादी से मिल ले, इतना कह के वो चले जाते हैं। पर सियान सोनी को जरूर कहते हैं कि तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इधर उसकी स्टेप बहन तो बहुत ही डरे जा रही थी, क्योंकि उन लोग की वजह से उसकी दादी का डेथ हो गया, ऐसा उसको भी लग रहा था। पर यू उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज थी, अगर उन लोग के मिल के जाने के बाद वो मर भी गई तो इसमें उन लोग का क्या दोष। वैसे ये बात उसको भी सही लगता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्यूनरल वाले दिन। वो अपनी दादी को सोच सोच के बहुत रो रही थी। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, वो तो अपना 5% शेयर भी उसको देती थी ताकि उसको कॉन्फिडेंस फील हो। उसकी दादी को बस उसके खुशी से मतलब था और किसी भी चीज से नहीं, बस यही सब सोच सोच के वो बहुत रो रही थी। अब ये सब चल ही रहा था, तभी वहाँ पे तिंगशुआन और यू भी आते हैं। वैसे तो उस टाइम पे तिंगशुआन के दिमाग में चल रहा था कि अभी शूनिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई, तो अगर अभी इसको संभाल लिया जाए तो हो सकता है कि वापस से बात बन जाए उन लोग के बीच में। तो वो जाता भी है उसको कंफर्ट करने के लिए, पर वो तो बहुत गुस्से में थी। वो कहते हैं कि यू को लो और निकलो यहाँ से। अब उसका ये बात सुन के तिंगशुआ भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि हम आखिरी बार तुम्हारी दादी से मिलने आए और तुम हम ही पे चिल्लाए जा रही हो। वो भी कह देती है कि ये जो भी हुआ है ना, वो सिर्फ यू की वजह से हुआ है। अब एज एक्सपेक्टेड यू फिर से भोली बेचारी बन के नाटक शुरू कर देती है कि मैं तो बस मिलने गई थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसका साथ देने के लिए तो उसकी सौतेली बहन थी ही। पर ये बात शूनिंग मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है अपनी बहन से कि तुम तो हमेशा दादी से नाराज थी ना, क्योंकि वो अपना शेयर्स मुझे दे दी थी, तो अचानक से जाके उनसे मिलने का मन कैसे कर गया। और तुम यानी कि यू को कहती है कि तुम तो अपना बकवास बंद ही रखो। अब उसका ये सारा बात सुन के तिंगशुआ उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, उसको बहुत भला बुरा कहता है। और इस पॉइंट पे सियान वहाँ आते हैं और आते आते उसको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। वो कहते हैं कि तुमको पता नहीं है क्या कि इस टाइम क्या बोला जाता है। तो अब तिंगशुआ का सपोर्ट करती है यू, तो उसको भी डांट सुनना पड़ता है। सियान उसको भी अच्छा खासा डांटते हैं। और शूनिंग जो इल्जाम लगा रही थी वो तो लगाती है, यानी कि यू ये सब कुछ की है। अब यू का दाल तो वहाँ पे गलने से रहा, तो वो बस कह देती है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, और इतना बोल के चली जाती है। अब उसके पीछे पीछे तिंगशुआ भी चला जाता है। अब सबके सामने सियान तो सोनी को कुछ बोल नहीं सकते थे, और वैसे इस पॉइंट पे उसकी बहन भी पता नहीं क्यों सियान में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। वो उनसे बात करने का ट्राई करती है, पर सियान तो सोनी का हाथ पकड़ते हैं और उनको कुछ बात करना था ये बोल के उसको लेके जाते हैं बाहर। बाहर जाके पहले तो वो उससे कहते हैं कि तुम पहले शांत हो जाओ, तुमको अगर किसी चीज का जरूरत पड़े तो मुझे बताना। वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, एंड थैंक यू भी बोलती है साथ में। पर फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम हम दोनों का रिश्ता पब्लिक कब करोगी, जिसपे वो कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब इस चीज से उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर हाँ वो बोलते जरूर है कि एक बार हम लोग पब्लिक कर देंगे, उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, और ये चीज उसको भी काफी अच्छा लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोनों बाप बेटी पे। शूनिंग के पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा में थे, क्योंकि अब उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट आने से रहा, और इस चीज का सोल्यूशन देती है उनकी बेटी। वो कहती है कि उसकी बहन का शादी अगर उसके कजन से हो जाए, तो उसका कजन भी होंगशेम ग्रुप के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो अगर उससे शादी हो जाता है सोनी का, तो पैसा का कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, और वो तो अपनी बहन को मना ही देगी। अब इस चीज से उसके पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सोनी के ऑफिस पे। वहाँ पे वो किसी क्लाइंट के साथ काम की थी, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद उसको एक स्टाफ पानी ला के देती है। अब पानी तो वो पी लेती है, पर वो जो क्लाइंट के साथ अभी डील कर रही थी, पता चलता है कि वही कजन है उसकी बहन का, और वो उसको कह भी रही थी कि आज का अपॉर्चुनिटी चाहे कुछ भी हो जाए मिस नहीं होना चाहिए। इधर सियान फाइनली एक ब्रेसलेट का उपाय कर लिए थे, मतलब सोनी की दादी का वो ब्रेसलेट था। उनके डेथ के बाद सोनी के पापा उनका सारा सामान ऑक्शन
कर दिए थे। तो अब सुनिंग को ब्रेसलेट देने के लिए वो उसके पास आने के लिए भी निकल जाते हैं। इधर सुनिंग पे उस पानी का असर होने लगा था, उसका हालत खराब होने लगा था और उस टाइम पे वो दोनों वहाँ पे आते भी है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि उसको पानी में मिला के मेडिसिन दिया गया है। पर फॉर्चुनेटली उसको ना ही कुछ करना पड़ता है और ना ही उसके साथ कुछ होता है, क्योंकि सियान उसी टाइम आ जाते हैं। तो अब वो उसको अच्छा खासा पीटते भी है और साथ में पुलिस स्टेशन भी भिजवा देते हैं। पर सुनिंग का क्या, उसका हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, तो वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं। पर कार में सुनिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, मतलब उसका खुद के बॉडी पे कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो तो चिपकी जा रही थी सियान से। तो अब सुनिंग का इलाज तो उनको खुद ही करना पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर फिर भी वो उसको हॉस्पिटल ले आते हैं ये दिखाने के लिए कि वो अच्छे से सही हुई है या नहीं। पर वो तो सही थी, पर उसको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, क्योंकि नशा के हालत में ही सही वो जो भी की थी, इससे उसको थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा था। पर सियान उसको कहते हैं कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। पर फिर वो पूछते हैं कि उसका हालत ऐसा कैसे हुआ, जिसपे उसको याद आता है कि कैसे हुआ, और वो मन में सोच लेती है कि वो अपनी बहन को छोड़ेगी नहीं। अब इधर उसकी बहन घर पे आती है तो उसके पापा भी उसको एक थप्पड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लू फैमिली से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा था और दूसरा उसका कजन भी जेल में है और उसको भी फायर कर दिया गया है उसके कंपनी से। तो अब ये जान के सुनिंग पे उसको गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो सोचती है कि उन्हें यू का हेल्प लिया जाए इस चीज में। इधर तिंगशुन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, वो अभी भी सुनिंग के बारे में ही सोच रहा था कि वही कुछ ज्यादा बोल दिया क्या उसको। अब इस टाइम पे ढेर सारा फ्रूट्स लेके यू आती है उसके पास, पर तिंगशुन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो थोड़ा चिपकना चाह रही थी तो वो तो उठ के चला ही जाता है वहाँ से। अब इस पॉइंट पे यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है सुनिंग पे, तो वो अपने आप में गुस्सा निकालते रहती है। उस टाइम तक सुनिंग की बहन आ जाती है वहाँ पे, जो भी इंसिडेंट हुआ सब कुछ बताती है यू को और साथ में एक फोटो भी दिखाती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका कजन सुनिंग को किस कर रहा है। अब ये फोटो देख के उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है, वो सोचती है कि क्यों ना इस फोटो को पब्लिक कर दिया जाए, ताकि सुनिंग जो अभी तक विक्टिम बनी हुई है मेन कल्प्रिट वही बन जाए। मतलब सबको ऐसा लगता था ना कि तिंगशुआन सुनिंग को चीट किया है, पर नहीं, सबको ये प्रूव करवाना था कि सुनिंग तिंगशुआ को चीट की है। अब इस चीज के बारे में इधर इन दोनों को भी पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन पोस्टेड था ना और अभी ट्रेंडिंग सर्च पे भी था। अब पहले तो सियान दिमाग लगाते हैं कि सुनिंग की बहन का इतना कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो ये काम कर पाए, तो उसके साथ जरूर कोई ना कोई मिला है, पर फिलहाल इस सर्च का कुछ करना पड़ेगा। तो वो कॉल करते हैं अपने आदमी को और ये ट्रेंडिंग सर्च हटाने के लिए कहते हैं और इसके पीछे कौन है ये पता लगाने के लिए भी कहते हैं। इधर ये दोनों लड़कियां तो खुशियां मनाने के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि वो लोग सुनिंग को अच्छा खासा बदनाम कर चुकी है, तो इसलिए वो लोग वापस से चेक करती है कि कौन क्या बोल रहा है। पर ये क्या, वो पोस्ट तो रिमूव ही हो गया है और उस पोस्ट के बदले तिंगशु और यू के बारे में सब लोग बातें करने लगे, मतलब उनके बारे में पोस्ट हो गया है। तो अब इधर ये बात आके सियान उसको बताते हैं कि वो ट्रेंडिंग सर्च से हटवा दी है। इस पॉइंट पे वो सीधी कहती है कि हम पब्लिक कर दे, यानी कि उन लोगों का रिश्ता, पर नहीं अभी नहीं करना चाह रहे थे, कोई फेस्टिवल आना था वो सेलिब्रेट होने के बाद। अब ये सुन के उनको क्या ही प्रॉब्लम होगा, कुछ भी नहीं, पर हाँ उन लोग का एंगेजमेंट गिफ्ट उसको अभी जरूर दे देते हैं, उसकी दादी माँ का ब्रेसलेट। और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है और साथ में उतनी सेंटी भी हो जाती है और अब वो उनको बहुत अच्छे से पसंद भी करने लगी थी, तो इस बात पे किस करना तो बनता है, तो वो लोग करते भी हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके दिमाग में चल रहा था कि वो अपनी स्टेप बहन के साथ क्या कर सकती है। वैसे तो वो सोच ली थी कि उसको करना क्या है, पर वो सियान को बताई नहीं थी और वो पूछते भी नहीं है ऐसा फोर्सफुली। वो बस कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा जरूरत पड़े तो मुझे डायरेक्टली बोलना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसके घर पे। वो जाती है अपने पापा और अपनी बहन के पास। वो अपने पापा से डायरेक्टली कहती है कि ऐसा नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे पता है कि पुलिस ने आपको कॉल कर दिया होगा और आपको सब कुछ पता है कि आपकी ये बेटी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। अब उसके पापा इस बात को सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह लेने के लिए कह रहे थे, पर वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी चीज हुआ है उस सब करने के लिए ऑर्डर आपकी ये बेटी ही दी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं पुलिस को बोल सकती हूँ, वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। अब ये सुन के उसके हाथ से फोन ले लेती है उसकी बहन, कहती है कि हम लोग फैमिली ही हैं, तो फिर ये सब करना ठीक तो नहीं है ना। अब चलो वो ये भी मानती है, पर एक शर्त पे। वो कहती है कि पहली बात ये कि आपकी इस बेटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और सबके सामने मुझसे माफी मांगना पड़ेगा और अपने इस बेटी को घर से आपको निकालना भी पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे वो याद करती है, वो सियान से पूछी थी कि उसकी दादी के घर से अगर उसके पापा को निकालना हो तो उसको क्या करना चाहिए, जिसपे सियान उसको कहते कि बस उसको 15% शेयर्स चाहिए, बाकी सब उन पे छोड़ दे वो। तो अब यही सब सोच के वो सोचती है कि अब उसको 10% शेयर्स का नीड और है, पर फिलहाल वो कहते हैं कि ठीक है आप इतना बात मान लीजिए, उसके बाद मैं आपकी इस बेटी को छोड़ दूंगी। अब ये सुन के उसकी बहन बहुत चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम मुझे मेरे ही घर से निकलवाना चाहती हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं मिसेस सियान बनने वाली हूँ। अब ये सुन के तो उसको हंसी आता है, पर फिर भी वो कुछ कहती नहीं है, चली जाती है वहाँ से। इधर वो अपने डैड को कन्विंस करने का ट्राई करती है, मतलब कहती है कि मैं कुछ करूंगी पर प्लीज आप मुझे घर से मत निकालिएगा। अब उसके पापा तो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, वो चले जाते हैं वहाँ से। तो वो फिर से कॉल करती है यू को उससे सोल्यूशन मांगने के लिए। अब इधर सीन शिफ्ट
होता है शूनिंग पे, उसको मैसेज करता है तिंगशुआ और कहता है कि जो भी कल हुआ था उसकी वजह से यू बहुत रो रही है, तो घर आओ। अब ऐसा भी क्या हो गया था, तो अगर आपको याद हो तो उन दोनों के बारे में ही पोस्ट करवा दिए थे सियान, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा बदनामी हुआ था और बस इसी का रोना धोना चल रहा था उसका लू फैमिली में आके। तो अब वहाँ पे शूनिंग भी आती है, सबके सब मिलकर उसी को डांटना शुरू कर देते हैं, उसको बोलने लगते हैं कि ये पोस्ट हटवाओ, तुमको जितना तमाशा करना था तुम कर चुकी हो, शादी वाले दिन भी, और अब ये सब। अब ये सब सुन के थोड़ा शूनिंग भी बोल देती है कि आपको एक बार यू से पूछ लेना चाहिए कि ये मेरे बारे में क्या पोस्ट करी थी। अब ऑब्वियसली उससे कोई कुछ पूछे इससे पहले तो उसका नाटक ही शुरू हो जाता है, बहुत ड्रामा करती है रोने धोने का। इस बात पे तिंगशुआ शूनिंग को कहता है माफी मांगने के लिए यू से। उस टाइम पे सियान आके कहते हैं कि माफी तो ये नहीं मांगेगी। अब इस बात पे उन लोग के बीच में बहुत बहस होता है, क्योंकि सियान उनकी फैमिली के मेंबर थे पर वो साथ दे रहे थे शूनिंग का, और ये चीज फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। और यू तो अपनी ही बात पे अड़ी हुई थी कि वो कुछ भी बुरा नहीं किया शूनिंग के साथ। तो अब इस चक्कर में सारे लोग बोलते भी है सियान को कि तुम एक आउटसाइडर के लिए फैमिली मेंबर के साथ ऐसा करोगे, पर वो कहते हैं कि शूनिंग आउटसाइडर नहीं है। अब शूनिंग तो बहुत डर गई थी कि वो पब्लिक करे क्या, पर वो कहते हैं कि दोनों फैमिलीज की हेड फ्रेंड थी आपस में, अगर शादी नहीं हो पाया उससे क्या हुआ, हम लोग रिलेटिव की तरह तो ट्रीट कर ही सकते हैं ना शूनिंग को। तो अब इसके आगे और कोई बहस नहीं होता, वो कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं माफी नहीं मांगूंगी, और इतना बोल के वो चली जाती है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद दादाजी आते हैं वहाँ पे, तो वैसे तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, पर सियान ही कहते हैं अपने पापा को कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं यहाँ पे उसके बारे में बताने के लिए ही आया हूँ। अब इस बात से सब लोग शॉक तो होते हैं, पर लाइक ठीक है, उसके बाद खुशी होते है, कोई ऐसा तमाशा नहीं बनाता। तो अब ये सब बात करने के बाद वो तो वहाँ से चले जाते हैं, पर यू बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यू को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी आंटी से यानी कि सियान की वाइफ से अच्छा रिलेशन रखती है तो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। और अपनी आंटी को खुश करने के लिए वो शूनिंग की बहन को वो ज्वेलरी लाने के लिए भी कह देती है उसकी दादी का। मतलब वो देखी थी कि सियान को वो ज्वेलरी बहुत पसंद आया था, तो हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड को अच्छा लगता हो, तो अब उनकी वाइफ को खुश करना है तो इतना तो पापड़ बेलना ही पड़ेगा। इधर शूनिंग की बहन को भी पता चल गया था कि सियान की गर्लफ्रेंड है, और ये बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये पोजीशन तो उसको चाहिए ना। तब वो गुस्सा के अपने रूम से बाहर जाती रहती है, पर तभी वहाँ पे शूनिंग आती है, क्योंकि अब टाइम आ गया था उसको इस घर से बाहर निकालने का। तो बस उसका सामान बाहर रखवाने में वो उसका मदद करने के लिए आई थी, तो वो उसका मदद करती भी है। और वैसे इस चीज से उसके पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बेटी जेल में जाए इससे बेटर है कि बगल वाले फ्लैट में ही रह ले। तो अब ये सब बात होने के बाद शूनिंग तो आके घर पे बैठ जाती है। उसके पापा थोड़े नाराज थे तो नाराजगी जताते भी है। देन वो अपने पापा को कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए, मैं लू फैमिली में शादी करूंगी, जिससे आपके कंपनी में कैपिटल भी इंजेक्ट हो जाएगा, पर डाउरी के तौर पे मुझे शेन ग्रुप का 10% शेयर्स चाहिए। अब पहले तो उसके पापा थोड़ा ड्रामा करते हैं, पर ये सौदा उनके लिए फायदा का ही था। पर हाँ, वो कहते जरूर है कि तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। पर वो भी थी तो एक लॉयर ही, वो कहती है नहीं, आप इस एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो अब उसके पापा को भी साइन करना पड़ता है। इधर रात में उनसे मिलने आती है उनकी दूसरी बेटी। उसके पास एक प्लान था, वो कह रही थी कि अगर मेरा शादी श्यान से हो जाता है तो फिर आपको ये सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा आ भी जाएगा कंपनी में। पर ये होगा कैसे, तो अगर वो किसी तरह प्रेग्नेंट हो जाए सियान के बच्चे से तो ये करना बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए। पर ये काम भी वो कैसे करेगी, तो उसके पापा कहते हैं कि नेक्स्ट वीक बिजनेस रिसेप्शन है, तो तुम वहाँ मेरे साथ चल सकती हो और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती हो। अब इससे अच्छा उसके लिए और क्या ही मौका होगा, तो वो तो डेफिनेटली राजी हो जाती है। इधर सियान से वेट ही नहीं हो रहा था, वो चाह रहे थे कि वो सभी को बताएं कि शूनिंग उनकी कौन है, पर वो तो मना की जा रही थी अभी पब्लिक करने के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है, पर तुमको मेरे साथ नेक्स्ट वीक बिजनेस मीटिंग में चलना पड़ेगा। तो अब बात तो ये भी था कि अगर वैसे भी वो लोग साथ में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मतलब उन लोग के रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। पर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे कार से ही जाना, पर अपने फ्रेंड के साथ चलना। तो वो सब तो ठीक है, पर वहाँ जाने के लिए नया कपड़ा भी तो खरीदना पड़ेगा ना। तो अब दोनों दोस्त निकल जाती है शॉपिंग पे। वैसे तिंगशुआ भी यू के साथ शॉपिंग पे आया था, और वो भी एक ही शॉप पे। अब जो कपड़ा शूनिंग पसंद कर रही थी अपने लिए, वो कपड़ा पसंद आ जाता है यू को। तो अब थोड़ा बहुत बहस तो होता है उन लोगों में उस कपड़ा को लेके, पर ठीक है, शूनिंग दे देती है यू को वो ड्रेस। पर हाँ, एक कंडीशन पे देती है, वो तिंगशुआ को कहती है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, इतना बोल के वो चली जाती है। अब ये बात खटकता है तिंगशुआ को कि अब शूनिंग सच में नहीं मिलना चाहती है क्या उससे। इधर उस ड्रेस का प्राइस बताया जाता है यू को, बहुत कॉस्टली ड्रेस था वो। अब शूनिंग से पंगा लेना इतना महंगा तो पड़ ही सकता है उसके लिए, और पड़ता भी है, क्योंकि तांगशु तो चला
चला जाता है बाहर सुनिंग के पीछे पीछे और सारा पेमेंट उसको अपने कार्ड से करना पड़ता है। अब इधर बाहर सुनिंग की फ्रेंड बहुत गुस्से में थी क्योंकि सुनिंग उसको अपना ड्रेस देती थी इसीलिए, पर सुनिंग कहती है कि उसका जैसा स्किन कलर है उस पर वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये बात सुन के दोनों दोस्त खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे तांगशु आता है वापस से वही घिसा पीटा क्वेश्चन करने के लिए कि तुम मुझे और पसंद नहीं करती क्या। अब इस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी वो दोनों ही, पर सुनिंग से ज्यादा उसकी फ्रेंड वो तो कह भी देती है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है तो क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो। और वापस से इंश्योर करने के लिए सुनिंग भी कहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे परेशान मत किया करो। तो इतना बोल के वो दोनों वहाँ से चली जाती है। पर हाँ ये बात यू को भी पता चल जाता है कि सुनिंग का बॉयफ्रेंड है, पर उसको गुस्सा इस बात का आता है कि जब उसके पास बॉयफ्रेंड है तो फिर तांगशु के पास वो क्या करने के लिए चली जाती है। और फाइनली वो मीटिंग का दिन भी आ जाता है। वो तीनों ही वहाँ पहुंच चुके थे, यानी कि सियान, उनकी गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड। और सुनिंग जो ड्रेस पहनी थी वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था और उसमें डायमंड का वर्क भी किया हुआ था। जैसा कि सेम कफलिंग सियान पहने हुए थे, इट मींस दोनों कपल जैसा कपड़ा पहने थे। तो अब हाँ कपड़ा महंगा था ये जानकर सुनिंग को थोड़ा शौक जरूर लगता है, पर ठीक है तीनों अंदर जाते हैं। इधर उस पार्टी में सुनिंग के पापा और उसकी बहन भी पहुंच चुके थे अभी तक, और तांगशु और यू भी पहुंच चुके थे। और जैसा सुनिंग कही थी तांगशु बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी उस ड्रेस में। अब इसी बात का वो कंप्लेन कर रही थी तांगशु से, तब तक सियान और सुनिंग अंदर आते हैं। अब उन दोनों को साथ में देख के यू कहती भी है तांगशु को कि सियान की तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर ये सुनिंग इनके साथ क्या कर रही है। पर ये बात सुन के भी तांगशु उसके बात को अवॉइड करता है। तो अब वो ये बात सीधे सुनिंग को कहती है। वो कहती है कि तुम इतना क्लोज हो सियान के, जानती नहीं हो क्या कि इनकी गर्लफ्रेंड है, तो अगर इनकी गर्लफ्रेंड गलत समझ ली तो। वो कहती है इसका चिंता करने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात पे वो और कुछ बोले तो सियान उसको डांट देते हैं। अब इस टाइप पे तांगशु उसका झट से हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसको बात करना था, पर उसका हाथ सियान हटाते हैं। एंड देन सुनिंग से पूछते हैं कि तुमको कुछ बात करना है इससे। वो कहती है नहीं, तो बस हो गया, अगर इसको कुछ बात नहीं करना है तो फिर तुमको क्यों बात करना है। तो अब इसके आगे वो और कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि सियान उसको कुछ आगे बोलने नहीं देते। तो अब वो चला जाता है वहाँ से। पर इन सब चीजों के दौरान सुनिंग की बहन जरूर नोटिस कर लेती है उन लोग का एक जैसा रिश्ता। तो उसको लगता भी है कि सियान की गर्लफ्रेंड सुनिंग ही है क्या। पर वो तो सोच ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए सियान को वो पाके रहेगी। इधर इतनी देर तक ये दोनों चली जाती है अलग, और तब तक उधर वो आके उनके ऊपर रिंग गिरा देती है। अब वैसे तो नाटक करती है साफ करने का, पर खुश भी बहुत थी क्योंकि वो उसमें मेडिसिन मिला रखी थी जो कि वो इनहेल करेगी और असर उन पे हो जाएगा। बस यही सोच सोच के खुश हो रही थी। और थोड़ी देर में होने भी लगता है। वो कहती है कि मैं हेल्प कर देती हूँ। अब हाँ पहले तो वो उसको झटकते हैं, पर फिर उनको खुद ही होश नहीं रहता तो वो उनको लेके जाती है अलग, और अलग जाके वो उसको दूर करते हैं क्योंकि वो कोई भी नशा में नहीं थे। और ये बात वो उसको बता भी देते हैं। अब उसी टाइम पे सुनिंग आ जाती है तो उनका ड्रामा फिर से चालू हो जाता है। तो अब चिल्ला चिल्ला के सिक्योरिटी को तो वो बुला के उसको वहाँ से भिजवा देती है। पर अब उसके बॉयफ्रेंड का क्या, उनका तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और वैसे उनका एक्टिंग उसकी फ्रेंड अच्छे से समझ रही थी तो वो जल्दी से भाग जाती है सुनिंग उनके साथ अकेला छोड़ के। अब वो तो उसको अभी कह रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए, वो चाह रही थी डॉक्टर को बुलाना, पर नहीं उनका ये मन थोड़ी था। तो अब वो कहती है ठीक है फिर घर चलिए पहले। और ये नजारा वो दोनों देख लेते हैं। तो अब तांगशु को तो पूरा ऐसा ही लगता है कि सुनिंग उससे बदला लेने के लिए उसके अंकल के साथ हो गई है। अब इधर ये दोनों घर पहुंचते, वो तो बार बार शुरू होने के लिए बेचैन ही थे, पर उसको कॉल आ जा रहा था बार बार। अब वो तो नहीं देख पा रही थी कि कॉल किसका है, पर सियान देख लिए थे। तो अब उनको दूर करती है तो वो गुस्सा आ जाते हैं। वो कहते हैं क्यों तुमको तिंगशन का कॉल उठाना है क्या। अब उनके इस बात पे वो समझ जाती है कि उनको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया गया है। तो वही उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि वो उसे झूठ बोले थे। पर बात ये भी था कि उनको जलन फील होता है जब भी तिंगशन का नाम आता है। तो अब ये सुन के वो कहती भी है कि ये सब पास्ट है, चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो वो कहती है मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर एक बार शादी तो कर लो। तो अब लगे हाथ तो वो उसको रिंग देके प्रपोज भी कर देते हैं शादी के लिए, और वो भी मान जाती है। तो वो झट से पहना भी देते हैं रिंग, बहुत खुश होते हैं वो। और लगे हाथ तो नेक्स्ट से रजिस्टर करवाने की भी बात करते हैं अपनी शादी, और करवा भी लेते हैं अगले दिन। तो अब मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो भी खींच के अपने ग्रुप में डाल देते, मतलब फैमिली ग्रुप में। और तुरंत ही उनके पापा यानी कि तांगशु के दादाजी का कॉल भी आ जाता है। ऑब्वियसली शादी कर लिए थे तो कॉल तो आना बनता है ना। वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ हम पुराने वाले घर आ रहे हैं। अब ये बात करके वो कॉल तो काट देते हैं, पर हाँ सुनिंग के चेहरा पे नर्वस साफ साफ दिखाई दे रहा था, और घबराहट होना तो बनता है ना। अब इस टाइम पे उसका दिमाग खराब करने के लिए तिंगशन कॉल करता है, उसको ये बताने के लिए कि उसके अंकल शादी कर लिए। अब इस टाइम पे सियान उसका फोन लेके कॉल काट देते हैं क्योंकि अब तिंगशन से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब ये सब बात करके दोनों पुराने वाले घर जाते हैं। सियान जाते हैं अपने पापा को बुलाने के लिए। इतनी देर में तिंगशन आ जाता है सुनिंग के पास और उसको मनाने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि उसको रियलाइज हो चुका है कि वो सुनिंग से बहुत प्यार करता है, पर नहीं, उस टाइम सियान आते हैं और उसको कुछ और रियलाइज करवा देते हैं। मतलब ये ही कि सुनिंग अब उसकी आंटी बन चुकी है। तो अब थोड़ी देर में सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं, वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है तमाशा होना तो बनता है, पर सियान कहते हैं कि
इसका ब्रेकअप हो चुका था, ये भी सिंगल थी और मैं भी सिंगल था, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर हम दोनों साथ है तो। पर ऐसा सारे लोग नहीं ना सोचते थे, इनफैक्ट कोई नहीं सोचता था। सियान के बड़े भाई तो उनको डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं अभी के अभी, पर वो बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं लेने वाले थे, चाहे जो मर्जी उनको करना पड़े। पर उनको कुछ ऐसा वैसा करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर में उनके पापा वहाँ पे आते हैं। वो अपने पापा को भी बताते हैं कि वो सुनिंग से शादी कर ली है और उनके बड़े भाई उनको डिवोर्स लेने के लिए कह रहे हैं, तो अगर बात आगे बढ़ता है तो वो ये फैमिली छोड़ के चले जाएंगे। पर उनके पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर वो शादी कर भी लिया है सुनिंग से तो भी। इनफैक्ट वो तो सुनिंग को बेट्रोथल गिफ्ट भी देते हैं, वो भी 10 बिलियन। अब ये सब देख के यू भी कहती है तिंगशुआन से कि मुझे अभी तक बेट्रोथल गिफ्ट नहीं मिला। वो तो उसको एक थप्पड़ जड़ देता है और अब सारा ब्लेम उसी पे लगा देता है कि अगर वो अब्रॉड से आई नहीं होती तो आज उसकी पत्नी होती सुनिंग। यू भी कहती है कि तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था और अपना एंगेजमेंट भी तुमने कैंसिल किया था। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था तिंगशुआन को, वो तो भाव भी नहीं दे रहा था यू को। इनफैक्ट वो तो सुनिंग के पास जा रहा था, जो कि सियान बिल्कुल भी होने नहीं देते, तो वो आराम से अपनी वाइफ को लेके चले जाते हैं वहाँ से। तो अब तिंगशुआन फिर से बार में पहुंच जाता है ड्रिंक करने के लिए और उसके पास फिर से आते हैं यू उसको संभालने के लिए। पर इस टाइम उसको लग रहा था कि सुनिंग आई है, तो यू जो बोलती वो सुन रहा था और नेक्स्ट डे वो खुद को उसके बेड पे पाता है। हाँ, सुबह उठते ही उसको झटका जरूर लगता है और यू ये भी बताती है कि उन दोनों के बीच में रात में बहुत कुछ हुआ है जो कि तिंगशुआन को भी याद नहीं था और न वो याद करना चाह रहा था। वो तो अपना सारा सामान लेके निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था यू को एक पल भी देखने का, और ये चीज यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर सुनिंग से मिलने के लिए उसके पापा आते हैं, पर क्यों? तो ऑब्वियसली उनकी बेटी जेल में थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो और दिन जेल में रहे, तो वो सुनिंग को कहते हैं उसको निकालने के लिए, और सुनिंग ये चीज बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो इन दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो रहा था। अब उस टाइम पे आते हैं सियान और तब उनकी बातों से सुनिंग के पापा को पता चलता है कि वो दोनों तो शादी कर ली है। अब ये उनके लिए खुशी का बात था, क्योंकि उनके कंपनी में कैपिटल इंजेक्ट होने वाला था। तो इस बात पे तो वो अपनी बेटी को जेल से निकालने वाला बात भी भूल जाते हैं। तो अब सुनिंग उनको याद दिलाती है कि आपने कहा था ना 10% शेयर्स आप मुझे देंगे, तो बात तो सही था। वैसे उसके पापा बहाना बनाते हैं लाइक वो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करवाए हैं, पर इस चीज का भी सोल्यूशन था सुनिंग के पास। वो खुद से लेके आई थी ना वो डॉक्यूमेंट, तो उनको साइन करने के लिए कहती है। अब कंपनी में पैसा आ रहा था, ये सोच के उसके पापा भी साइन कर देते हैं और साइन करते ही सियान अपने आदमी को कॉल करके कहते हैं शेन ग्रुप को बाय आउट करने के लिए। इट मीन्स वो उनकी कंपनी को एक्वायर कर ली है। और सुनिंग तो ये तक कह देती है कि कंपनी एक्वायर करने के बाद मैं सबसे पहले आपको आपके पोजीशन से हटाऊंगी एज अ चेयरमैन का। अब उसके पापा को ये चीज रियलाइज होते ही उनके हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। अब इतना बड़ा ओहदा खुए थे तो इतना तो हो ही सकता है ना, पर वो नाटक कर रहे थे या नहीं ये तो भगवान जाने। पर सुनिंग अपना काम कर देती है, वो हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस को बुला देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से ये लोग घर आते हैं, ये लोग आपस में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी वहाँ पे यू आती है और इस बार वो बस ऐसे ही नहीं आई थी, वो आते ही सीधे सुनिंग पे हमला कर देती है। अब वैसे तो सुनिंग को कुछ नहीं होता क्योंकि सियान उसको बचा लेते हैं, पर यू को तिंगशुआन की मम्मी देखने जरूर आती है कि उसको पता नहीं क्या हो गया। अब इस टाइम यू तो उन्हीं का गला पकड़ लेती है, उनको खूब भला बुरा सुनाने लगती है जैसे कि मेन कल्प्रिट वही हो। ऐसा लग रहा था कि यू बिल्कुल ही पागल हो चुकी है और इस पागलपन के चक्कर में वो उनको इंजर्ड भी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो ही जाता, पर होता नहीं है, वो पकड़ी जाती है। तो सियान उसको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। अब वो तो चली जाती है, पर वो सुनिंग से पूछते हैं कि वो ठीक है ना। वो कहती है हाँ मैं भी और वो भी। अब वो कौन, ये समझने में उनको देर नहीं लगता। उन लोगों का बच्चा और कौन। तो अब अपने लाइफ में नया मेंबर आने की खुशी तो वो दोनों भी सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।